आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। रैखिक आवर्धन। जब भी हम मिरर से इमेज बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं, तो वो प्रतिबिंब या तो वस्तु के आकार से बड़ा होता है या छोटा होता है या बराबर होता है। जैसे अगर हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, वस्तु रख दी है और इस तरह से उसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो आप देख सकते हैं कि उसका जो इमेज बन रहा है वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो कितने गुना बड़ा बन रहा है, कितने टाइम्स बन रहा है, इस चीज को बोलते हैं हम उसका आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। जैसे अगर हम बोलेंगे कि आवर्धन 2 है, इसका मतलब जो साइज ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज का डबल है। अगर हमने बोला कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो 1/2 है यानी हाफ है, इसका मतलब साइज ऑफ इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज का हाफ है। तो मैग्निफिकेशन से हमको पता चल जाता है कि जो इमेज बन रहा है उसका साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना है। मैग्निफिकेशन को हम शो करते हैं m से, और इसका फॉर्मूला होता है I/O। इसमें I का मतलब होता है साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, और O का मतलब होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका साइज ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब का आकार, और O का मतलब होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का आकार या वस्तु की लंबाई। इसका एक और फॉर्मूला है, वो है -v/u। v और u आप लोग जानते ही हैं। इसी फॉर्मूले को अगर हम आगे बढ़ाएं तो एक और मिलता है हमको f-v/f, और एक और मिलता है f/f-u। तो ये अलग अलग कंडीशंस में हम अलग अलग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अगर इनको याद रखते हैं तो हमारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। आप लोग एक चीज़ याद रखें कि जो रियल इमेजेस होते हैं, रियल इमेज मतलब वास्तविक जो प्रतिबिंब होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, उनके लिए जो m रहता है वो नेगेटिव लिखते हैं हम लोग। जैसे आपसे बोलेंगे कि एक मिरर है और उसने रियल इमेज बनाया है, उसका जो आवर्धन या मैग्निफिकेशन है वो 3 है, रियल इमेज बोल रहा है, तो आप जो m लिखेंगे वहां पर -3 लिख देंगे, नेगेटिव में लिखेंगे। और अगर वर्चुअल इमेज है, मतलब आभासी प्रतिबिंब अगर है, तो उस कंडीशन में m जो है वो पॉजिटिव में लिखते हैं हम लोग। जो भी वैल्यू होगी उसको प्लस में m की जगह पर लिखेंगे। ये जो फॉर्मूले आप देख रहे हैं इनमें जो भी आप वैल्यू लिखने वाले हैं वो साइन कन्वेंशन के साथ ही आपको लिखना पड़ती है, और इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपसे बोलेंगे कि एक कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण है, और आपने जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उसको कहाँ रखें हम जिससे कि उसका जो मैग्निफिकेशन है वो 3 आ जाए, मतलब उसका जो आवर्धन है वो 3 आ जाए। वस्तु को हम कहाँ रखें और आवर्धन 3 आना चाहिए, और सपोज जो इमेज है वो रियल है, आपसे बोला वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है वो, और उसकी जो फोकस दूरी, उसकी जो फोकल लेंथ है वो आपको दी हुई है कि 15 सेंटीमीटर है। तो ये अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे बोलेंगे कि हम वस्तु या ऑब्जेक्ट कहाँ रखें जिससे कि 3 गुना बड़ा रियल वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। इसमें m की वैल्यू 3 है तो -3 लिखेंगे। f आपको दिया हुआ है, f है 15, लेकिन ये कॉन्केव मिरर है, इसके लिए f नेगेटिव होता है तो हम -15 लिख देंगे। फिर f की जगह पर -15 लिख देंगे और -u। तो इस तरह से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, जैसे आप यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, 3 5 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, -15 -u = 5, और -15 इधर से आ जाएगा, -5 = u, तो u हो गया -20, यानी कि आप 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो आपको जो है वो 3 गुना बड़ा, 3 टाइम्स लार्जर रियल इमेज मिल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना देते हैं, तो आप ये फॉर्मूला ये और ये वाला सबको याद रखेंगे। ये हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन। यदि आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो अभी जयसवाल कोचिंग ज्वाइन कीजिए। वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
प्रकाश का अपवर्तन। जब भी प्रकाश या लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे ये फर्स्ट मीडियम है, ये वाला सेकंड मीडियम है, सपोज ये एयर है और ये वाटर है, या फिर एयर और ग्लास ऐसा कुछ है, तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ऐसे ये नॉर्मल हो गया, तो वो अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाती है, अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़ देती है और इस तरह से मूव करती है। ये जो फिनोमेना है जिसमें हम देख रहे हैं कि जो लाइट होती है, इंसिडेंट लाइट रे, और ये जो लाइट रे इन सेकेंड मीडियम, दोनों का पाथ अलग अलग हो जाता है। इस फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, आपतन कोण, अपवर्तन कोण। यहाँ पर जो प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट v1 है, यहाँ प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट v2 है। तो हमको यहाँ पर भी वही लॉ लिखना पड़ता है जैसे हमने रिफ्लेक्शन के टाइम पर पढ़े थे। पहला लॉ तो यही है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर इन द सेम प्लेन, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा ये है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट and it is given as 1 mu 2। मतलब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो हमेशा नियत होता है, निश्चित होता है, और उसको 1 mu 2 लिखते हैं। 1 mu 2 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इस 1 mu 2 को हम μ2 बाय μ1 भी लिख सकते हैं, μ2 बाय μ1, और इसी को हम v1 बाय v2 भी लिख सकते हैं, इसी को हम λ1 बाय λ2 भी लिख सकते हैं। तो ये पूरा फॉर्मूला आपको याद रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है, तो वो एक मीडियम की प्रॉपर्टी है, जो माध्यम उसका गुण है, उससे हमको पता चलेगा कि जब उस मीडियम में लाइट आएगी तो उसकी स्पीड जो है वो कितनी कम हो जाएगी या फिर वो कितनी ज़्यादा मुड़ जाएगी लाइट। तो आप एक चीज़ याद रखेंगे, जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो इट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। एंड व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो फिर वो अभिलंब से दूर चली जाती है। ये फॉर्मूला आपको बता रहा है कि 1 mu 2 जब भी आपको लिखना हो तो आप μ2 बाय μ1 से 1 mu 2 निकाल सकते हैं। और v1 बाय v2 की अगर बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में है, ये उल्टा रिलेशन रहता है। आप देंगे 2 यहाँ पर है, 2 इधर है, इसका मतलब अगर μ2 ज़्यादा है, मतलब दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो वहाँ पर लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, उल्टा रिलेशन है। ऐसे ही अगर μ2 ज़्यादा है तो λ2 भी कम हो जाएगा, मतलब उस मीडियम में अगर लाइट जाएगी तो उसकी वेवलेंथ, उसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो कम हो जाती है। आपको याद रखना है कि स्पीड भी कम हो जाती है और वेवलेंथ भी कम हो जाती है अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, और अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तो उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है और उसकी जो वेवलेंथ है, उसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो भी बढ़ जाती है। एक क्वांटिटी ऐसी, एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो चेंज नहीं होती है, उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी यानी कि इसकी आवृत्ति। तो प्रकाश की जो आवृत्ति है वो चेंज नहीं होती, बदलती नहीं है, चाहे प्रकाश विरल माध्यम से सघन में आ रहा हो या सघन से विरल में जा रहा हो, किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट जाती होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति में कोई चेंज नहीं आता है। अब आपको देखना है कि किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोलते हैं हम लोग माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसको हम शो करते हैं म्यू से, और ये होता है c/v। इसमें c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब निर्वात, निर्वात में प्रकाश की चाल।
और v जो है इट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है उसे बोलते हैं हम माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा अपवर्तनांक है ये? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। एक और होता है आपेक्षिक अपवर्तनांक या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे एग्जांपल के लिए हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं VA/VW। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि इस तरह से हम लिखेंगे। हवा के सापेक्ष जल का अगर लिखना है तो ऊपर आएगा VA, नीचे आएगा VW। अगर आपको लिखना है WμG, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो क्या आ जाएगा? VG/VW। ये आपको याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं, बदलने के लिए तो हम कर पाएंगे। एक और रिलेशन आपको एयर, वाटर और ग्लास में याद रखना है और वो है AμW इंटू WμG इंटू GμA इक्वल्स टू 1। ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बेस को न्यूमेरिकल आ सकता है। ये हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, और इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 आता है। तो एग्जाम में आपको कोई 2 दे देंगे और 1 निकालने का होगा तो अपन इससे निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि अगर आपको लिखा हुआ दिख रहा है AμG और आपको AμG फाइंड करना है, लेकिन आपको AμG दिया नहीं है, आपको GμA दिया हुआ है, तो आप उसको उल्टा कर देंगे ऐसे। तो AμG अगर निकालना हो तो वो होता है 1/GμA। इस मेथड से आप लोग AμG भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये रिलेशन हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अलग अलग मीडियम के लिए। अब हम आगे देख रहे हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या है। इसको बोलते हैं हम लोग क्रांतिक कोण। हमने अभी देखा कि जब लाइट को हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजते हैं तो वो अपने रास्ते से हट जाती है, ये या तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, नॉर्मल से दूर चली जाती है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि लाइट को हम डेंसर मीडियम से, ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम, सघन माध्यम, विरल माध्यम, और हम लाइट को जो है यहाँ से भेज रहे हैं ऐसे। तो जब ये विरल माध्यम में जाती है तो नॉर्मल से थोड़ी दूर हट जाती है ऐसे। आप देखेंगे आई जो एंगल छोटा रहता है, आर एंगल बड़ा रहता है। अगर हम लाइट को थोड़ा सा और बड़े एंगल में भेजते हैं ऐसे, तो लाइट जो है थोड़ी और दूर चली जाती है। और अगर हम लाइट को थोड़े और एंगल पे भेजते हैं, थोड़ा और एंगल बढ़ा के भेजते हैं, ऐसे भेज दिया हमने, तो लाइट फिर ऐसे जाने लगती है। तो आप देख सकते हैं कि इस खास एंगल के लिए क्या हो रहा है, ये जो खास एंगल अभी हमने लिया हुआ है, इस पर क्या हो रहा है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो अपवर्तन कोण है, ये 90 डिग्री हो गया है। तो इस खास एंगल ऑफ इंसिडेंस को यानी आपतन कोण को हम लोग क्रांतिक कोण यानी कि C से शो कर देते हैं, या कई बार IC भी लिख देते हैं, या IC भी लिख सकते हैं ऐसे। IC मतलब क्रिटिकल एंगल। तो जब भी प्रकाश यानी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है यानी अपवर्तन कोण है, अगर वो 90 डिग्री हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो आपतन कोण है, हम उसको क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण बोलते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पर एयर है, या मान लो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये μ1 है और ये वाला μ2 है, और हमको रिलेशन लिखना है। अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया था थोड़ी देर पहले, वो था sin I/sin r इक्वल्स टू μ2/μ1 या 1/μ2। इसको हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं, स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। तो इस नियम का इसका हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। साइन, ये μ1 मतलब फर्स्ट मीडियम, μ2 मतलब सेकंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम उसको बोलते हैं जहां से लाइट जा रही है, यहाँ से लाइट जा रही है तो ये फर्स्ट मीडियम है, ये वाला सेकंड मीडियम। तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो तो मैं इसको μ2 करता हूँ सेकंड मीडियम के लिए, इसको फर्स्ट करता हूँ μ1।
अब हम लिखेंगे साइन, आई को हटा के लिखेंगे आई सी, फिर यहाँ लिखेंगे साइन, आर को लिखेंगे हम 90 क्योंकि 90 दूसरा वाला एंगल, और यहाँ वही लिख देंगे μ2 अपॉन μ1, यानी कि साइन आई सी इक्वल्स टू μ2 बाई μ1। अब ये जो मीडियम है, अगर मान लो ये एयर है, अगर हवा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। आप लोग याद रहेंगे हवा का और निर्वात का जो अपवर्तनांक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से 1 होता है, तो ये हो जाएगा साइन आई सी यहाँ 1, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज म्यू है, म्यू, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे साइन आई सी इक्वल्स टू 1 बाई म्यू।